जय हिंद। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का है विकास। उसका प्रश्नावली का हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर होगा घ पर उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसका आंसर होगा ख श्रीलंका। श्रीलंका का भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें श्रीलंका का मानव विकास के लिहाज से इसकी स्थिति बेहतर है। ये सभी क्वेश्चंस जो प्रश्नावली के हैं और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे पहले का वीडियो में है। आप 2025 में अगर बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं तो ज़रूर इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवार की औसत आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू होता है देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 5,000 है और इसका आपका चौथा परिवार की आय निकालना है तो देश की आय बटा कुल जनसंख्या। तो 4 को यहाँ पे परिवार है तो 4 से डिवाइड और इस सब को ऐड करके चौथा को x मान लेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6,000 रुपया हमारा आंसर आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है? विश्व बैंक विभिन्न वर्गों की वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का उपयोग करते हैं। इससे यह पता चलता है कि आय लोगों में किस तरह वितरित है। 2 देशों के प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक देश दूसरे से अच्छा हो सकता है। इससे देश की आर्थिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कई अन्य कारक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि को महत्वपूर्ण दिया जाता है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? इसका आंसर होगा विश्व बैंक का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है, जबकि यूएनडीपी के मापदंड के प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षणिक स्वास्थ्य स्तर भी आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि 2 देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का यह सबसे अधिक सरल मापदंड है। किसी देश की आय को यदि इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो हमें उसकी औसत आय प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को एक मापते हैं, लेकिन हो सकता है कि औसत आय में वृद्धि हुई तथा धन आय के वितरण से अधिक समानताएं आई हो, अर्थात धनी व्यक्ति अधिक धनी हुए हैं और गरीब व्यक्ति और गरीब। इस प्रकार औसत आय धनी और निर्धन के बीच अंतर नहीं बताते हैं। इसे विकास का अच्छा माप नहीं कहा जा सकता है। ये जो है वो विकास की जो औसत का प्रयोग करते हैं, इसमें इसका आंसर इस प्रकार होगी। इसे आप अच्छे से लर्न कर लें ताकि एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकें और आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिले। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। सबसे धनी राज्य होने के बावजूद पंजाब में केवल केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है। पंजाब की तुलना में केरल में कक्षा 1 से 4 में निवल
उपस्थिति दर अधिक है। इससे पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक में केरल एक बेहतर राज्य है। जेब में रखा धन जरूरी नहीं है कि वह सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जो एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त संकेतक नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है। ए में भारत के ऊर्जा के स्रोत में प्रयोग किया जाता है, जिसमें 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है, व्यक्त हो सकती है, इसका आकलन की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शहरी क्षेत्रों में रसोई के ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल अधिकतर घरों में होता है। इसके अलावा वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल होता है। आज से 50 वर्ष बाद जलावन की लकड़ी मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेजी से वन कम होते जा रहे हैं। आज भी भारत देशों से आयातित तेल पर निर्भर करता है, क्योंकि आज तक उसके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसलिए हमें किसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को जल्दी ही विकसित करना होगा। गाँवों में गोबर गैस इसका अच्छा समाधान हो सकता है और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की आसानी से पूरा किया जा सकता है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं को संतुष्टि को बनाए रखें। धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, धन एवं आय की असमानताएं खत्म नहीं होती तथा आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षित नहीं रहता, तब तक सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता है। यही तभी संभव है जब संसाधन दोहन के बजाय विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। यह मशहूर कथन महात्मा गांधी का है। इस कथन का अर्थ यह है कि धरती के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसका लाभ केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता, बल्कि सभी मिलकर ही उसका लाभ उठा सकते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहते हैं। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाएं जो आपने अपने आसपास देखे होंगे। तो ये सूची है क्षरण की, जो कटाई की जाती है, मृदा अपहरण, भूजल की गिरना, ओजोन परत का क्षरण, पानी प्रदूषण से। तालिका 1.6 में दी गई मध्य के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन कौन से देश ऊपर है और कौन सा देश नीचे है। ये मापदंड है सबसे ऊपर और सबसे नीचे की। प्रति व्यक्ति आय में देखें तो श्रीलंका और ऊपर है, म्यांमार नीचे है। अधिकतम आयु में देखें तो श्रीलंका ऊपर है और म्यांमार नीचे है। साक्षरता दर में देखें तो श्रीलंका सबसे ऊपर है और बांग्लादेश सबसे नीचे है। नामांकन स्कूल में नामांकन की दर देखें तो सबसे ऊपर होगा श्रीलंका और सबसे नीचे है पाकिस्तान। ये सब स्थिति है इसकी तालिका 1.6 है। नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों जो 15 से 49 वर्ष वाले जिनका बीएमआई सामान्य से कम, बीएमआई लेस देन 18.5 kg/ms का अनुपात दिखाया गया है, वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करने का निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक केरल का देखिए, पुरुष महिला और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सब दिया हुआ है। इसको में प्रश्न है केरल और मध्य प्रदेश की घोषणा की तुलना, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है देश में लगभग हर 5 वर्षों में व्यक्ति में अल्पोषित क्यों है? तो इसका आंसर होगा केरल के लोगों का पोषण स्तर मध्य प्रदेश के पुरुषों और महिलाओं दोनों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अल्पोषितों का अनुपात मध्य प्रदेश की तुलना में केरल में कम है। ख में था कि देश में पर्याप्त भोजन, फिर भी देश में 40% लोग निम्न पोषित
हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के लोग इतने गरीब हैं कि वे पोषित भोजन नहीं ले सकते। अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से ठीक से काम नहीं करती है और गरीब लोगों के सस्ते खाद्य पदार्थ नहीं मिल सकते हैं। देश के कई हिस्सों में शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इससे लोग पिछड़े और गरीब बने रहते हैं, जिससे वे पौष्टिक भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ये है आपका जो केरल और मध्य प्रदेश की जो पौष्टिक अनुपात जो है वो केरल से कम है मध्य प्रदेश का। और दूसरा था कि इसको में पोषण की पौष्टिक भोजन नहीं मिलते हैं कहाँ पे, तो केरल में जो है पौष्टिक भोजन मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। इसका क्वेश्चंस आपके पास है, आप अच्छे से पढ़ें और अच्छा मार्क्स लाएं। धन्यवाद।